coordination chemistry. In this topic, in the previous lectures हमने an introduction of coordination compounds देख लिया है, nomenclature के बारे में बात हुई है और इनसे एसोसिएटेड कुछ और चीजों को भी डिस्कस किया है हमने, जैसे कॉम्प्लेक्सेस में जो टर्म्स होती हैं, लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन है, इन सभी के बारे में बात करते हुए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमने सभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट हमने इंक्लूड किया था। कुछ प्रैक्टिस के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी लास्ट टाइम पर हम इन द प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं। अब इसी टॉपिक में बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस को लेकर बात करनी है, लेकिन बिफोर कमिंग टू दैट मैं चाहूंगा कि हमने जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में चीजों को लिया है, समझा है, उनको लेकर क्वेश्चन की बात की जाए। विल डिस्कस 1 or 2 क्वेश्चंस और उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। तो आप एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं जो प्रीवियस पार्ट से रिलेटेड होगा और जिसको हम आगे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए चलेंगे टॉपिक में। सो इट विल बी वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन आवर 2 लेक्चर्स। सो यू कैन नोट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसे आप केयरफुली मेंशन कर लें। मेटल carbonyls are the complexes. Metal carbonyls are the complexes formed between a metal atom and carbon monoxide ligand. A metal atom and carbon monoxide ligand. In these complexes, the effective atomic number rule is followed. In these complexes, the effective atomic number rule is followed and the metal is present in its zero oxidation state. जैसा मैंने कहा था कि क्वेश्चन में पहले एक इंफॉर्मेशन है, अब आप पैराग्राफ चेंज करके इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। सो कंटिन्यू विद दैट। what will be the formula of metal carbonyl complex formed by iron. I repeat the question. What will be the formula of metal carbonyl complex formed by iron? क्वेश्चन का यह स्टेटमेंट बोर्ड पर भी लिख दिया है मैंने, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन को प्रॉपरली समझने के लिए आप इससे पहले दी हुई इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से एक बार देख लें। हाँ जी, जो इंफॉर्मेशन उसमें गिवन है, जैसे आप
पढ़ रहे होंगे लिखी हुई इंफॉर्मेशन को। दे फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इस टर्म का मतलब है कि जिस भी मेटल का कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स हम कंसीडर कर रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स में मेटल की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। जी हां, और इसी बेसिस पर इस क्वेश्चन में अप्रोच बनाई जा सकती है। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला हमारे पास था एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इंटू नंबर। यदि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का यह फॉर्मूला है तो गिवन क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जिस मेटल के रेफरेंस में बात चल रही है वह है आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज नोन 26। इससे पहले दी गई इंफॉर्मेशन से यह क्लियर है कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करते हैं। मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगी उस मेटल के लिए जिसका कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे हैं। आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसके बाद आने वाली जो नोबल गैस है दैट इज क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन द कॉम्प्लेक्स हमारे पास में आ चुका है दैट इज 36। सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, एटॉमिक नंबर हो गया 26। इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि द मेटल एटम एग्जिस्ट्स इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी पता है मेटल का दैट इज 0। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इन द फॉर्मूला I mentioned 2 into coordination number 26 minus 0 plus twice of coordination number is 36 actually. So this way we have the result of coordination number. Coordination number आ रहा है 5. Yeah, it is 10 divided by 2 that is coming 5. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का मतलब है कि यह कॉम्प्लेक्स 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होना चाहिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कार्बन मोनोऑक्साइड से सेटिस्फाई होगा। सो द आंसर हैज कम, द कॉम्प्लेक्स इज FeCO5। आप निकल के कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जानते हैं, इट्स अ कॉमन कॉम्प्लेक्स जो मैंने नोमेनक्लेचर में भी इंक्लूड किया था, NiCO4। आप एक और यह एग्जाम्पल लेकर NiCO4 एग्जाम्पल लेकर क्रॉस टेली कर सकते हैं अपनी दी हुई इंफॉर्मेशंस को और इस क्वेश्चन को निकल के रेफरेंस में अप्लाई करके। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन। जिन मेटल्स में कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के साथ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल लाने के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल ऑड होता है, उनमें कई बार पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और वे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात जो मैंने कही। कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी कुछ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला डिसाइड हो रहा है। हमें इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है यह पता है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल पता है,
कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट इन फ्रैक्शन। नॉर्मली जो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो वेल नोन कॉम्प्लेक्सेस हैं, वैसे तो उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी नोन है, बट मैं यदि कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स की बात करता हूं तो 2, 4 और 6 है। इवन इफ 3, 5 ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्लूड कर लिए जाएं तो यू डोंट फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर्स टू बी इन फ्रैक्शंस। इसीलिए कई बार जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले मेटल्स होते हैं उनमें कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं तो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में होते हैं। इसे हम और क्लियर यदि करना चाहें तो एक क्वेश्चन की हेल्प से कर सकते हैं। आप फिर से एक क्वेश्चन नोट करें इसी के कंटिन्यूएशन में। द सिचुएशन विल बी मोर क्लियर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं। Cobalt is known to form, note this question, cobalt is known to form a dinuclear carbonyl complex in which a dinuclear carbonyl complex in which the two cobalt atoms are bonded with covalent bond. What should be the formula of this carbonyl complex of cobalt? This carbonyl complex of cobalt. I give you a minute to think. क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लें। Let's talk about it. क्वेश्चन में गिवन है कि कोबाल्ट डाइन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। डाइन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें सेंट्रल मेटल एटम यानी कोबाल्ट 2 एटम्स हैं। साथ में यह भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि दे हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। दोनों कोबाल्ट एटम्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड एसोसिएटेड है। अब हम बात करते हैं कि कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई करने के साथ इसके कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला बन सकता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट? इट इज 27 एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, यानी उसके पास 27 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं एक एटम के पास। सपोज इट शेयर्स वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विथ अनदर एटम, तो उसके शेयरिंग के बाद अब इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट होंगे? इट विल बी 28 नाउ। यदि दोनों कोबाल्ट एटम्स ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो शेयरिंग मीन्स दूसरे के इलेक्ट्रॉन पर भी अब अपना हक है और दूसरे का भी अपने इलेक्ट्रॉन पे हक होगा, मतलब होल्ड होगा। यहां पर दोनों कोबाल्ट के न्यूक्लियस
इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर अपना होल्ड रखेंगे, मतलब वो अब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के और उस न्यूक्लियस के यानी दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे। तो एज अ रिजल्ट कोबाल्ट की अपनी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट उन्होंने म्यूचुअली फुलफिल कर ली है। कोबाल्ट इज विथ 27 एटॉमिक नंबर, तो इसके कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू भी 36 आना चाहिए। हम दूसरी लैंग्वेज में यह बोल सकते हैं कि कोबाल्ट के पास 36 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब यदि 28 इलेक्ट्रॉन, 27 उसके खुद के थे और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद नाउ इट बिकम्स 28, रिक्वायरमेंट कितने से बच जाती है? 36 माइनस 28। जी हां, 36 माइनस 28, 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स को 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फुलफिल कर सकती है। इसी बेसिस पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें 4 कार्बन मोनोऑक्साइड यूनिट्स सेपरेटली दोनों कोबाल्ट एटम्स के साथ में बॉन्डेड होंगी, लाइक दिस। 36 इलेक्ट्रॉन्स वर रिक्वायर्ड, 1 has been shared by each atom। 27 उनके अपने इलेक्ट्रॉन एक शेयरिंग से सेटिस्फाई हुआ। 28 36 की रिक्वायरमेंट थी। 36 माइनस 28 इज गिविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड की 4 यूनिट्स ने सेटिस्फाई किया और ऐसा दोनों कोबाल्ट के लिए हुआ। तो यदि हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो या तो आप इस तरह से लिखें या CO2 CO8, CO2 यानी कोबाल्ट होंगे 2 एटम्स एंड CO8 कार्बन मोनोऑक्साइड की 8 यूनिट्स होंगी। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम यदि IIT लेवल पर बात कर रहे हैं, IIT JEE के क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वहां कंसेप्चुअल अप्रोच इसी तरह की होती है। यू नो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिर्फ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पता होना या कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं ये इंफॉर्मेशन होना इनफ नहीं होता। IIT JEE लेवल पर अब तक भी जितने क्वेश्चंस आए हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं उनका एप्लीकेशन पार्ट। आपको वो कंसेप्ट पता है लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने के लिए भी एक नई अप्रोच आपके सामने आ सकती है। जैसे यदि आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे इस लेक्चर के पहले आपको कहीं ये बुक में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। आई जस्ट मीन टू से कि इवन बुक्स हैव नॉट इंक्लूडेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दिस मेक्स अस कैपेबल कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इन कंसेप्ट्स को। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट फेज। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि पिछले लेक्चर के कनेक्शन में हमें इस लेक्चर में चीजों को आगे बढ़ाना है। तो पिछले लेक्चर में जो भी कुछ बातें हुई है मैंने इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको रिकॉल करवा दिया है। नाउ वी शैल कंटिन्यू विथ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ coordination chemistry, and that is bonding in complexes. Bonding in complexes, this is the topic. Bonding in complexes. सबसे पहला अप्रोच कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है वर्नर्स थ्योरी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में वर्नर की थ्योरी एक बहुत एलिमेंट्री लेवल पर है, यानी बहुत एडवांस्ड इंफॉर्मेशन थ्योरी में इंक्लूडेड नहीं है। बहुत
एलिमेंट्री, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशंस के साथ कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को लेकर बात की गई है। वर्नर्स थ्योरी काफी ओल्ड थ्योरी में है, मतलब वर्नर वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव एन अप्रोच टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। He got Nobel Prize for his work in coordination chemistry. वर्नर की थ्योरी में एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूड किया गया है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। आज भी थ्योरी की हेल्प से हम कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इस थ्योरी से हम नहीं समझा सकते हैं, बट जितना एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के बेसिस पर बनता है उसमें यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन, उसमें कोई कंट्रोवर्सीज नहीं आएंगी। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम जो थ्योरीज देते हैं, ये थ्योरीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है से मेरा मतलब यह है कि जैसे वर्नर्स थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस में आयोनाइजेशन बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स किस तरह से आयोनाइज होगा, सॉल्यूशन में उसके कौन कौन से आयंस मिलेंगे, सॉल्यूशन में उसके जो भी आयंस मिलेंगे वो कितने नंबर के साथ होंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आयंस विल बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कंडक्टिविटी मेजरमेंट पर आप फोकस कर सकते हैं यूजिंग वर्नर्स थ्योरी। तो ऐसे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप वर्नर्स थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्योरीज के कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब यह है कि यदि मैं एक कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री समझाना चाहता हूं, उसका शेप एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना चाहता हूं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा एक दूसरी थ्योरी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इसी के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो अलग अलग थ्योरीज को समझकर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पर फोकस कर पाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ क्वेश्चन कि हम कौन सी थ्योरी के बेसिस पर उस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। सो वी स्टार्ट विथ वर्नर्स थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। वर्नर्स थ्योरी के जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। द वेरी फर्स्ट थिंग जो वर्नर्स थ्योरी में इंक्लूड की गई है वो ये है कि सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स possesses two types of valencies. The central metal atom of the complex possesses two types of valencies. किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी वैलेंसीज को वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, दो कैटेगरीज में प्लेस किया गया है। One of the categories is called as primary valency. We can also call it 1 degree valency, primary valency. वर्नर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, वर्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी टर्म यूज की गई थी, बट इन लेटर स्टेज जब आईयूपीएसी सिस्टम ने चीजों को चेंज किया, आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड हुई, उनका नोमेनक्लेचर, उनकी प्रॉपर्टीज, तो रिजल्ट ये निकला कि जिसे पहले वर्नर्स थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी कहा गया था, आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसी को आजकल हम मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में देखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर। Another valency of central metal atom वर्नर्स थ्योरी में इंक्लूड की गई थी सेकेंडरी वैलेंसी। द सेकेंडरी वैलेंसी टर्म was used in वर्नर्स थ्योरी। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अब हम इसे कॉम्प्लेक्स में
इजीली समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की टर्म्स में। एक्चुअली मैंने ब्रैकेट में ये चीजें इसलिए लिख दी हैं क्योंकि नाउ वी आर वेल फैमिलियर विथ ऑक्सीडेशन नंबर टर्म एंड कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म। तो आपको वर्नर्स थ्योरी का कंसेप्ट प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का जो भी था वो इजीली समझ में आएगा, वो इजीली आप रिलेट कर पाएंगे। अब वर्नर ने ये कहा है कि जो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी होती है यह वैलेंसी आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। आयोनाइजेबल वैलेंसी मतलब जो स्पीशीज सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है उसे आप आयंस के फॉर्म में डिटैच कर सकते हैं, वो सेपरेट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ आयन। सॉल्यूशन के अंदर वो आयंस अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यह नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है। यह नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है, यानी जो स्पीशीज सेकेंडरी वैलेंसी को करती है वह आयंस के फॉर्म में सेपरेट नहीं होती, सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं होती। लेटेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाली स्पीशीज को आप लिगेंड्स बोलते हैं। यस, सो लिगेंड्स आर दोज स्पीशीज दैट सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स। तो वर्नर्स थ्योरी के की पॉइंट्स में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। मैंने अभी अभी क्या क्या आपको बताया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल की दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी से जो अटैच्ड होगा, जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, वो आयंस के फॉर्म में अवेलेबल होगा। सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला आयन के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हर मेटल के लिए अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज फिक्स्ड होती हैं। ईच मेटल हैज इट्स डेफिनेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, डेफिनेट वैल्यू ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, एंड द मेटल एटम ट्राइज टू फुलफिल इट इन वन और द अदर वे। ये जो लास्ट में मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, द मेटल एटम ट्राइज टू सेटिस्फाई इट, tries to satisfy both of its valencies in one or the other way। इस बात का मतलब यह है कि मेटल एटम किसी भी तरह से इन वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। अब वो किसी भी तरह से हम क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट डज इट मीन, ये पार्ट अपनी लैंग्वेज में क्या मीनिंग रखता है, मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा। तो आइए जो बातें मैंने आपको वर्नर्स थ्योरी के बारे में बताई है उनको किसी एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। वर्नर्स थ्योरी में सेकेंडरी वैलेंसीज को और प्राइमरी वैलेंसीज को फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते वक्त प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसीज को सॉलिड लाइन से कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस बात को हम एग्जाम्पल लेते वक्त अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। सो आई हैव मेड इट क्लियर, आयोनाइजेबल वैलेंसीज विल बी शोन बाय द डॉटेड लाइंस, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी विल बी शोन बाय सॉलिड लाइन। हम लेते हैं कोबाल्ट क्लोराइड और इसकी वेरिंग अमाउंट ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वेरिंग अमाउंट ऑफ अमोनिया, अलग अलग अमाउंट ऑफ अमोनिया लिया जाए, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाए और कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किए जाए, उनको क्रिस्टलाइज आउट किया जाए, क्रिस्टलाइजेशन किया जाए उनका। वर्नर ने कई कॉम्प्लेक्सेस पर स्टडी किया है और अपने ये कंक्लूजन दिए हैं। कई कॉम्प्लेक्सेस वर्नर ने खुद सिंथेसाइज भी किए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रूव भी किया है। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जिन पर वर्नर ने वर्क किया है, कॉमन एग्जाम्पल्स में से ही होते हैं ये। कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है कंपाउंड, कोबाल्ट क्लोराइड इज अ सिंपल सॉल्ट, इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बट जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। एक्चुअली जब एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो उसके साथ मिलने वाला कोबाल्ट क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स फॉर्मूला इज COCl3 6NH3। इनफ अमाउंट ऑफ अमोनिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, मतलब जितना रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उतनी पूरी क्वांटिटी लिए जाने पर क्रिस्टल्स ऑफ द कंपाउंड COCl3 6NH3 इस कंपोजिशन वाले हैं। मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बोल देता हूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 1 है ये। सेकेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो इस रिएक्शन से हमें मिलता है, ये तब मिलता है जब आप अमोनिया की क्वांटिटी रिक्वायर्ड के कंपैरिजन में कुछ कम लेते हैं, कुछ लेस अमाउंट लेते हैं। तो एक और टाइप के क्रिस्टल्स मिलते हैं जिनका कंपोजिशन होता है COCl3 5NH3। थर्ड, जब आपने अमाउंट ऑफ अमोनिया को और लिमिटेड करके कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किया, तो क्रिस्टल में जो कंपोजिशन था वो था COCl3 4NH3। ठीक ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल इज COCl3 3NH3। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, ये जो आप 4 कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं, इनमें कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर अपने हिसाब से। कोऑर्डिनेशन नंबर जो इस तरह के फॉर्मूला से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से सेकेंडरी वैलेंसी ये 6 है इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में। अब यदि प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और कोबाल्ट इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में अपनी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्वेश्चन है कैसे। यह एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह से कि इन द वेरी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स all the 3 chloride were satisfying the primary valency of cobalt। exclusively तीनों क्लोराइड ने कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है, और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो आपने शो किए हैं यहां, वे सभी कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉलिड लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं to represent the secondary valencies। Ionizable valencies are purely satisfied by chloride, non-ionizable valencies are satisfied by ammonia। जिस वक्त आप कॉम्प्लेक्सेस को सिंथेसाइज कर रहे थे, सेकेंड कॉम्प्लेक्स के सिंथेसिस के वक्त हमने अमोनिया की क्वांटिटी को कम कर दिया था, इसलिए आपका कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन ये रहा। मेटल ने उस चीज को मैनेज कैसे किया, मतलब अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कैसे किया, क्योंकि उसकी वैलेंसीज तो फिक्स्ड हैं। मेटल ने इस चीज को कुछ इस तरह से मैनेज किया है। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड लाइक दिस कि सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर out of the 3 chloride, 1 chloride is satisfying both the valencies of cobalt। However, the 2 chloride are satisfying purely only primary valency of cobalt। Yes, this type of situation is possible। chloride primary secondary दोनों valencies को satisfy करे। यहां पर जो 5 अमोनिया है, अमोनिया यूनिट्स शो की गई हैं, ये कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने वाली यूनिट्स हैं, लाइक दिस। यह कॉम्प्लेक्स सेकेंड वाला है। नाउ वी कम टू थर्ड कॉम्प्लेक्स। इसके सिंथेसिस के वक्त आपने क्लोराइड की
क्वांटिटी, कोबाल्ट क्लोराइड की क्वांटिटी के साथ अमोनिया की क्वांटिटी को और लिमिटेड कर दिया। इसके चलते कोबाल्ट को आउट ऑफ 3 क्लोराइड 2 क्लोराइड के साथ अपनी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ा, और एक ही क्लोराइड अब प्योरली प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी जो 4 NH3 यूनिट्स हैं वो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रही है। जो लास्ट कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इट्स सिंथेसिस आपने अमोनिया की क्वांटिटी को और लिमिटेड बनाया। एज ए रिजल्ट इस बार कोबाल्ट ने अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए तीनों क्लोराइड को मना लिया है कि वे उसकी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दे। ऑफ कोर्स दीज आर द 4 कॉम्प्लेक्सेस। अभी हम वर्नर के इस एक्सप्लेनेशन के सपोर्ट में कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज को भी देंगे, क्योंकि व्हाट इज अ थ्योरी? अ थ्योरी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फैक्ट्स, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड फैक्ट्स। इन कॉम्प्लेक्सेस के कुछ प्रैक्टिकली डिटरमाइंड फैक्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें वर्नर की थ्योरी इस बेसिस पर वेल एक्सप्लेन कर सकती है, वेल सेटिस्फाई कर सकती है उन फैक्ट्स को। सो वंस अगेन लेट अस टॉक अबाउट दीज कॉम्प्लेक्सेस। हां, इन सारी चीजों को और इजी बनाने के लिए मैं इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC फॉर्मूला लिखूंगा। अभी मैंने वह फॉर्मूला रोक कर रखा है जिससे कि आप जो वर्नर थ्योरी का फॉर्मेट है पूरा उस बेसिस पर कॉम्प्लेक्सेस को समझ जाएं। IUPAC के अकॉर्डिंग जैसे ही हम इन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूला लिखेंगे, यू विल कम टू नो एंटायर सिचुएशन। द एंटायर सिचुएशन विल बी वेरी क्लियर, कोई डाउट ही नहीं बचता है उसके बाद में। लेकिन उस पॉइंट तक जाने के पहले थोड़ा मैं कुछ और चीजों को भी रिलेट करूंगा जिससे आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्नर थ्योरी समझ में आ जाए इन एग्जांपल्स को लेकर। मैंने क्या कहा? कोई भी थ्योरी प्रैक्टिकली डिटरमाइंड फैक्ट्स को, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। हमने थ्योरी पहले बता दी है अभी, अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं और फिर हम टैली करते हैं कि क्या वो फैक्ट्स इस थ्योरी से, इस एक्सप्लेनेशन से मैच कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। आइए देखें।